Good morning, class. Welcome to the next lecture of issues in Pakistan economy. Okay, so land reform की बात कर रहे थे. So far we have discussed land reform of 1948 and 1959. ठीक है. तो हमने देखा land reform of 1948 में बेसिकली क्या हुआ था. उन्होंने एक सीलिंग्स लगा दी थी, यानी कि लिमिट्स लगा दी थी कि लैंड ओनर्स एक खास लिमिट से ज़्यादा लैंड ओन नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एक लिमिट हमने लगाई थी. We had like limit थी कि they cannot own more than 150 acres of irrigated land. ठीक है. फिर अनइरिगेटेड लैंड की एक और लिमिट थी. सो ठीक है. तो फिर हमने देखा 1959 के लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ कि वो जो अपर लिमिट्स थी उनको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया. ठीक है. सो जो फार्मर्स थे उनको इजाजत दे दी कि दे कुड ओन सम बिगर पोर्शन ऑफ लैंड. ठीक है. तो 1959 का जो लैंड रिफॉर्म था काफ़ी तक सक्सेसफुली था. ठीक है. गवर्नमेंट ने बहुत सारी ज़मीन वापस ली जागीरदारों से और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया अमंग स्मॉलर फार्मर्स. ठीक है. फिर 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी. तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंट्रोड्यूस्ड लैंड रिफॉर्म्स ऑन March 1, 1972. ठीक है. Salient feature of the reforms were the ceiling of land ownership was reduced to 150 acres in the case of irrigated land, 300 acres in the case of unirrigated land, or 12,000 produce index units, whichever was larger. Owners with tractors or tube wells were allowed to keep additional 2,000 produce index units. ठीक है. यानी वैसे हुआ क्या कि 1948 में जो सीलिंग्स लगाई गई थी वो सीलिंग्स दोबारा वापस आ गई. ठीक है. काफ़ी हद तक 1959 में अयूब खान ने लैंड रिफॉर्म में थोड़ी रिलैक्सेशन दी, यानी कि सीलिंग्स को थोड़ा बढ़ाया. ठीक है. यानी कि लैंड के ऊपर जो लिमिट्स थी कि यू कैन नॉट ओन मोर देन 150 एकर्स लैंड, इस तरह की जो लिमिट्स थी उनको अयूब खान ने 1959 के रिफॉर्म में बढ़ाया. ठीक है. लेकिन 1972 में जब नया रिफॉर्म आया बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो उन लिमिट्स को दोबारा डिक्रीज कर दिया गया. ठीक है. So these limits were now reduced to 150 acres in the case of irrigated land, 300 acres in the case of unirrigated land और 12,000. ठीक है. तो अगर आप 1959 के रिफॉर्म्स को कंपेयर करें तो सी 59 में क्या लिमिट्स थी. ठीक है. 1959 में वी हैड 500 acres of canal irrigated land. ठीक है. ठीक है. और 1000 acres of unirrigated land. ठीक है. तो ये बहुत हाई लिमिट्स थी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों की इजाज़त दे दी गई थी. ठीक है. तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने समझा कि भाई ये सिस्टम ठीक नहीं है कि वी आर बेसिकली अलाउइंग फार्मर्स टू कीप वेरी लार्ज पोर्शंस ऑफ लैंड, जो कि स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत नुकसानदेह. ठीक है. तो उससे उन लिमिट्स को कम कर दिया. द लिमिट्स वर रिड्यूस्ड टू 150 एकर्स इन द केस ऑफ इरिगेटेड लैंड, 300 एकर्स इन द केस ऑफ अनइरिगेटेड लैंड और 12,000 प्रोड्यूस इंडेक्स. ठीक है. उसके अलावा जो ओनर्स थे जिनके पास ट्रैक्टर्स और ट्यूब वेल्स थी उनको थोड़ा एडिशनल लैंड रखने की इजाज़त दे दी गई, which was equal to 2000 प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट. ठीक है. 2000 प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट्स इट्स अ यूनिट. ये जो प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट है इट्स अ यूनिट यूज्ड टू मेजर आउटपुट, किसी ज़मीन की आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है. द एरिया अंडर स्टड एंड लाइफ स्टॉक फार्म्स वाज रिज्यूम्ड फ्री फ्रॉम एनी चार्ज व्हाटसएवर. ठीक है. यानी कि स्टड एंड लाइफ स्टॉक के जो फार्म्स थे दे वर exempted from any kind of fees. ठीक है. यानी they did not have to pay any kind of fees to the government. ठीक है. शिकारगाह के जो एरियाज थे, ठीक है, एक्सेप्ट जो हिस्टोरिकल शिकारगाह थी, they were actually taken over by the government for distribution among peasants. ठीक है. शिकारगाह हो आपको पता है क्या होती है. ठीक है. शिकारगाह जो गवर्नमेंट ने वापस ले ली 1972 के रिफॉर्म में और वो शिकारगाह दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट की गई टू स्मॉलर पेसेंट्स. ठीक है. सो गवर्नमेंट ने जो ज़मीन वापस ली इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लैंडलेस टेनेंट्स फ्री ऑफ चार्ज. ठीक है. यानी कि जो फार्मर्स जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, ठीक है, उन फार्मर्स में ये ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट की गई फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. In case of economic or above holdings, further subdivision by alienation or partition was prohibited if the resultant holding would be less than economic land. ठीक है. तो ज़मीन को फर्दर डिवाइड करने पे पाबंदी लगा दी गई थी. ठीक है. इसके
उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द एजेक्टमेंट्स ऑफ टेनेंट्स बाय लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। अगेन इस रिफॉर्म में भी, पुराने रिफॉर्म में भी आपने देखा है कि देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट। एजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट मतलब है कि आप किसी किराएदार को बिला वजह ज़मीन से बाहर निकाल दें, ठीक है। बिकॉज़ जब कोई किराएदार किसी ज़मीन पे काम करता है तो ही इज़ बेसिकली उसका हिस्सा होता है उस ज़मीन की टोटल आउटपुट में, ठीक है, और उसी हिस्से से वो पैसे कमा रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको बिला वजह बाहर निकाल देते हैं तो उसकी जो है ना लाइवलीहुड या उसकी जो रोज़ी है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करना भी किसी हद तक ज़रूरी है, ठीक है। अ टेनेंट कुड ओनली बी इजेक्टेड इफ ही फेल्ड टू पे रेंट और यूज़ द लैंड इन अ मैनर व्हिच मेड इट अनफिट, ठीक है। यानी कि जो किराएदार होते थे ज़मीन पे उनको सिर्फ एक सूरत में आप बाहर निकाल सकते थे, वो ये थी कि अगर वो रेंट ना पे करें या उस लैंड पे इस लैंड को किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें which was not acceptable or which was unfit for the land. So on December 18, 1976, the government declared that the tenants and the tillers of soil having less than subsistence holdings will be given cultivable and cultural waste land, ठीक है। तो 76 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो ऐसे टेनेंट्स जिनके पास एक ख़ास लिमिट से कम की ज़मीन थी, यानी कि एक ख़ास लिमिट से छोटी ज़मीन थी, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कल्टिवेबल लैंड दी जाए, ठीक है। And it was also announced that all occupancy tenants of state land were declared owner, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसे टेनेंट्स है जो सरकारी ज़मीन पे काम कर रहे थे, they were automatically declared owners of that, यानी उनको उस ज़मीन में ओनरशिप दे दी गई, ठीक है। Under the land reform in 1972, a total of 1.3 million acres was reserved by the government. Out of this, 0.9 million acres were distributed to the farmers, ठीक है। तो अगेन जो 1976 का लैंड 1972 का जो लैंड रिफॉर्म था, इट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल। द गवर्नमेंट वाज एबल टू टेक बैक 1.3 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड और उस 1.3 में से 0.9 मिलियन एकर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स, ठीक है। सो 1977 में लैंड होल्डिंग्स पे फिर की नई लिमिट सामने आ गई, ठीक है। इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स वर रिड्यूस्ड टू 100 एकर्स इरिगेटेड और 200 एकर्स ऑफ नॉन इरिगेटेड लैंड, ठीक है। यानी जो लिमिट्स लगाई थी गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा और डिक्रीज कर दिया, ठीक है। पहले 150 एकड़ इरिगेटेड लैंड थी, उसको रिड्यूस करके 100 कर दिया गया, और जो 300 एकड़ नॉन इरिगेटेड लैंड थी उसको रिड्यूस करके 200 एकड़ नॉन इरिगेटेड लैंड कर दिया गया, ठीक है। सो फ्रॉम दिस यू कैन एक्चुअली सी कि 1972 का लैंड रिफॉर्म वाज आल्सो क्वाइट सक्सेसफुल, ठीक है। बट ऑन द होल अगर हम देखें 1959 का जो लैंड रिफॉर्म था, इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है। इन तीनों लैंड रिफॉर्म में 1959 का लैंड रिफॉर्म वाज मोस्ट सक्सेसफुल हम इस तरह से कहते हैं कि वी वांट टू सी कि गवर्नमेंट ने कितनी ज़मीन वापस ली और उसमें से कितनी ज़मीन रीडिस्ट्रीब्यूट की टू स्मॉलर फार्मर्स, या उन फार्मर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट की जिनके पास अपना लैंड नहीं था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, ठीक है। तो लेट्स गो क्विकली, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। So agriculture price policy क्या है? Agriculture price policy is the method of influencing the price of agricultural goods so that it acts as an incentive to produce certain goods in desired quantities, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती है, और इन्फ्लुएंस उन्होंने इस तरह से करना होता है कि फार्मर्स एंड producers of agriculture goods, they have enough incentive to produce that good in the market, ठीक है। So objective price policy क्या होती है? To minimize fluctuations and provide stability, यानी हमने the government has to make sure कि एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना जाए, किसी हद तक स्टेबल रहे। उसके लिए they also wanted to promote a balanced increase in production ताकि डोमेस्टिक कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, ठीक है। बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज करी, दूसरे क्रॉप की इंक्रीज नहीं करी। देयर शुड बी अ बैलेंस इंक्रीज इन प्रोडक्शन। उसके अलावा द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड रेगुलर फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एट फेयर प्राइस, यानी कि raw material available to agro-based industries at fair या low prices, allowed to increase earnings of foreign exchange through exports of agricultural goods. Exports was focused था so that government could earn revenue from export of agricultural goods and to maintain a reasonable relationship between prices of agricultural and non-agricultural commodities, ठीक है। So एक मकसद ये भी था that we wanted to maintain a relationship between agricultural commodities and non-agricultural commodities. Before 1960, the government's agriculture price policy was to provide cheap food to urban consumers and industrial workers. So, in 1960s, पहले government practiced a negative pricing policy. उसमें ये था government's agriculture price policy was to
provide cheap food to urban consumers and industrial workers. एंड उसके अलावा एक पॉलिसी ये भी थी टू प्रोवाइड चीप रॉ मटेरियल्स टू एग्रीकल्चर वर्कर्स, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या हो गया फॉर एग्रीकल्चर वर्क, इट इज काइंड ऑफ सीड, and at the same time the policy was also to provide cheap raw material to industrial workers, industries, not industrial workers, ठीक है। It was characterized by the following: heavy export duty on cotton which kept prices low for the farmers but benefited locally, ठीक है। तो कॉटन की एक्सपोर्ट में हेवी ड्यूटीज लगा दी गई जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस थी लोकल मार्केट लो रहती थी, ठीक है। उससे लोकल इंडस्ट्री को काफी हद तक फायदा हुआ लेकिन फार्मर्स को इतना फायदा नहीं हुआ, ठीक है। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस प्लेस की गई थी और इंटर प्रोविंशियल एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, मैंने आपको बताया इसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइसेस है वो डिप्रेस हो जाती है, यानी कि नीचे आ जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स एट कंसेशनल प्राइसेस ऑल्सो डिप्रेस लोकल प्राइसेस, ठीक है। गवर्नमेंट इंपोर्ट्स करती थी एट रिड्यूस प्राइसेस जिससे उन कमोडिटीज की लोकल प्राइसेस भी नीचे चली जाती है। So from 1970 onwards, the government practiced positive pricing policy, ठीक है। A major correction was made in exchange rate। मैंने आपको बताया कि पहले जो exchange rate था it was overvalued। Overvalued exchange rate से होता है कि हमारी जो exports हैं वो महंगी हो जाती हैं, ठीक है। So major correction was made in exchange rate ताकि हमारी exports है वो सस्ती हो जाए। Thereafter, a rupee exchange rate was adjusted to bring it closer to the market rate, ठीक है। रुपये एक्सचेंज रेट को it was brought closer to the market exchange rate, ठीक। Export duty was first abolished in case of rice and in case of cotton, यानी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी ऑन कॉटन उसको खत्म कर दिया गया और जो राइस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स एट कंसेशनल प्राइसेस वर आल्सो रिड्यूस्ड एंड फेज्ड आउट। The two important phases of this policy were as follows: subsidization of inputs, यानी कि सब्सिडीज दी गई in case of chemical fertilizers, pesticides, improved seeds, और डीजल पे भी सब्सिडी दी गई, ठीक है। सब्सिडी बेसिकली क्या होती है, सब्सिडी मींस के you can buy something at reduced prices, ये सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फार्मर्स ने अगर फर्टिलाइजर खरीदा है तो सब्सिडाइज रेट पे अवेलेबल होता है, यानी कि सस्ती प्राइस अवेलेबल होता है फॉर फार्मर्स, ठीक है। और जो बाकी प्राइस है वो गवर्नमेंट बेसिकली पे करती है उस प्रोडक्ट की। फिलहाल क्रेडिट पर प्रोवाइड किया गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स। सब्सिडी वाज प्रोवाइडेड बाय नॉट रिकवरिंग फुल। बुलडोजर्स के केस में भी सब्सिडी वाज प्रोवाइडेड, ठीक है। एग्रीकल्चर एज वेल एज लोकल कंज्यूमर्स वर charged relatively low rates and were subsidized by other consumers by offering relatively high rates। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ 1980s। जो सब्सिडीज 1970 में ऑफर की गई थी दे वर नॉट बेनिफिटिंग स्मॉलर फार्मर्स, उसका फायदा सिर्फ लार्ज फार्मर्स को हो रहा था, ठीक है। सो रिलेटिवली लो आउटपुट प्राइसेस गेव लिटिल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर। एज अ रिजल्ट अ पॉलिसी शिफ्ट स्टार्टेड इन अर्ली 1980s फ्रॉम इनपुट सब्सिडी टू रेजिंग आउटपुट, ठीक है। यानी सब्सिडीज कम करनी शुरू कर दी गई और द फोकस वाज ऑन raising output prices of agriculture goods, ठीक है। The government fixed minimum floor prices of selected commodities and was willing to purchase any quantity of it. The support prices were reviewed annually and raised proportionately to provide and maintain economic incentives for higher production. इसके अलावा in order to improve production efficiency, Agriculture Price Commission makes important recommendations for support prices and yield per acre, ठीक है। So Agriculture Price Commission has an important role to play. It makes important recommendations, ठीक है, especially in pricing policy of 1980s, ठीक है। It also suggests measures for improving market efficiency of goods, ठीक है। The price support program is implemented through the Department of Food, ASO, Cotton and Rice Export Corporation, Ghee Corporation and Agriculture Marketing. Agriculture Price Commission made recommendations for support prices and yield per acre. The land tenure system की हमने बात की. What is a land tenure system? Land tenure system basically refers to rights and patterns of control over land. Land tenure means a system which describes ownership of land and the conditions of occupancy of land and the manner and responsibility of payment of land revenue to the government. So land tenure system basically तीन चीजें आती हैं कि land के ओनर कौन है, उसके अलावा अगर कोई टेनेंट उस लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है तो किस टर्म एंड कंडीशंस पे ऑक्यूपाई करेगा, द मैनर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अलावा कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू पे किया जा रहा है वो किस तरह से पे किया जाए.
So we had different types, the three major types of land tenure systems in Pakistan. एक था Royal tenure system. It was introduced by British rulers in Bombay, Madras, and Sindh. Under this system, every registered holder of land is recognized as its proprietor. He is made responsible to pay revenue direct to the government. He is given liberty to sublet his holding of land. ठीक है. फिर Mahalwari system है. This system was adopted by the British rulers in Agra, Oudh, and in provinces of Punjab and NWFE, which is now part of Pakistan. In this system, the individual owners are the owners of small units of land. They are called peasant proprietors. Peasant proprietors mostly cultivate the land themselves with help of their families. The landowners are jointly and individually liable for the payment of land revenue to the government. जमींदारी सिस्टम है which is the most recent system. उसमें क्या था, ब्रिटिश रूलर्स ने कुछ लोगों को बड़ी बड़ी जागीरें दे दी थी. ठीक है. और शुरू में these persons were responsible for making payment to the government, यानी कि बड़ी जागीरों के बदले में वो गवर्नमेंट को पेमेंट्स करते थे. और लेटर ऑन ये सिस्टम खत्म हो गया. ठीक है. So land reform दो तरह का होता है. One part of it is concerned with land distribution, ठीक है, which is concerned with change in size of ownership. उसके अलावा tenancy reforms is also important part of it. So briefly, you can say that land reform can be described as an integrated program of measures designed to eliminate obstacles to economic and social development arising out of defects in agrarian structure. Okay. So land reform के social objective है वो ये है कि it is important that tiller of the soil should have a fair treatment at hands of owner, यानी कि जो लोग ज़मीन पर काम करते हैं, ठीक है, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए. For political objectives भी land reform is needed for achieving political stability to reduce influence of feudal lords. अगर बहुत बड़े-बड़े ज़मींदार हैं उनका पॉलिटिक्स से बहुत असर होने लगता है. ठीक है. तो feudal lords की पावर का थोड़ा कम करना ज़रूरी है, especially for politicians. इसके अलावा land reform is needed for agricultural development. Tenancy reforms encourage the tenants to make permanent improvements such as leveling of land. Tenancy reforms are important because they make it possible for tenants कि वो अपने लैंड के ऊपर इम्प्रूवमेंट्स कर सकें, यानी कि परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स कर सकें. परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स किस तरह की होती हैं? लेवलिंग ऑफ लैंड हो गया, ड्रेनेज, ट्यूबवेल्स. ठीक है. उसके अलावा उसका मकसद ये भी है टू इंक्रीज ओनरशिप ऑफ पीसेंट्स. लैंड रिफॉर्म्स आर नीडेड टू ब्रेक अप लार्ज एस्टेट्स एंड स्मॉल फार्म. ठीक है. लैंड रिफॉर्म का एक मकसद ये होता है कि बड़ी ज़मीनों को छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाए. इसके अलावा लैंड रिफॉर्म इज मेनली कैरिड आउट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ठीक है. लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान 3 times, 1948, 1959, 1977. ठीक है. 1948 में क्या होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लैंड रिफॉर्म कमेटी बनाई. उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि ऑल जागीर्स एज वेल एज प्रॉपर्टी राइट्स all Jagirs as well as proprietary rights of such land as awarded as इनाम by the British regime should be taken over by the government without compensation. ठीक है. यानी कि जो ज़मीनें इनाम के तौर पर जागीरदारों को दी गई थी, they should be taken over by the government. ठीक है. A landlord cannot have more than 150 acres of canal irrigated land, cannot have more than 300 acres of semi irrigated land, have more than 450 acres of banana land. It was recognized that occupants tenants of the land are legal owners of land. ठीक है. यानी कि टेनेंट्स को भी ओनरशिप दी गई थी इस लैंड रिफॉर्म में. उसके अलावा टैक्स वाज लेविड ऑन फार्म इनकम. उसके अलावा गारंटी दी गई थी ऑफ टेन्योर टू टेनेंट एट विल व्हिच शुड नॉट बी लेस देन 16 years in any case. उसके अलावा लैंडलॉर्ड कैन नॉट हैव मोर देन 25 acres of land for self cultivation. ठीक है. सेल्फ कल्टीवेशन आपको बता दूं क्या होती है. उसके अलावा शेयर ऑफ टेनेंट आउट ऑफ टोटल प्रोड्यूस शुड बी रेज्ड. मैंने आपको बताया जो टेनेंट ज़मीनों पे काम करते हैं उनका टोटल प्रोड्यूस में हिस्सा होता है. इट वाज रेज्ड टू 60%. To check subdivision and fragmentation of holding, cooperative farming was promoted. The recommendations were finally shared. ठीक है. तो 1948 में प्रैक्टिकल काम ज़्यादा हुआ नहीं है. रिकमेंडेशन दी गई थी बट उन रिकमेंडेशंस पे ज़्यादा अमल नहीं हो सका. ठीक है. तो इसलिए लैंड रिफॉर्म was again introduced in 1959 at the time of Muhammad Ayub Khan. A commission presented its report on January 24. The salient features of the report were a person could not own more than 500 acres of irrigated land और 1/3 acres. ठीक है. ये सीलिंग है, यानी अपर लिमिट्स है. ठीक है. पहले अपर लिमिट्स काफ़ी कम थी. 1948 के रिफॉर्म्स में 1959 के रिफॉर्म्स इन अपर लिमिट्स को बढ़ा दिया. इट वाज इंक्रीज टू 500 acres of canal irrigated land और 1/3 acres of unirrigated और 36,000 producing tax unit, whichever is more.
In addition, an owner was allowed to have 150 acres of land for gardens. ठीक है, इसके अलावा एक्सेस लैंड एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट वाज सोल्ड ऑन रीजनेबल कंडीशंस टू टेनेंट्स. ठीक है, पूल क्रिएट किए गए थे, यानी कि जो प्रोसीड्स आती थी फ्रॉम लैंड्स दे वर पूल्ड इन अ सेपरेट फंड. Jagirs, every kind of Jagir religious was all tenant Jagirs were abolished. ठीक है, इसके अलावा tenants को protection दी गई थी, like they could not be ejected illegally from their land. They could be legally ejected. ठीक है, but अगर legally उनको eject किया भी जाता है तो they should be provided alternate land. ठीक है, alternate. ठीक है, so property rights for occupancy tenants. The पिछला law था regarding ownership right for tenants, it was abolished. ठीक है, इसके अलावा illegal exactions by landlords were prohibited. ठीक है, so it was quite a successful reform in the sense कि आप देखें 2.5 million acres of land was taken by the government and उसमें से 2.3 million was redistributed to nearly 1.8 lakh persons. फिर 1972 का लैंड रिफॉर्म आता है. It was introduced by जुल्फिकार अली भुट्टो. ठीक है, सैलेंट फीचर्स और रिफॉर्म वर्क के जो पुरानी सीलिंग्स थी 1959 के लैंड रिफॉर्म की, उनको रिड्यूस कर दिया गया. So they were reduced to 150 acres in the case of irrigated land, 300 acres in the case of unirrigated land, or 12,000 produce index unit, whichever was larger. उसके अलावा owners with tractors or tube wells were allowed to keep additional 2,000 produce index units. Area under stud and live stock farms was reserved free of any charge. The area शिकारगाह को भी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था, and they were distributed among the peasants. ठीक है, उसके अलावा the land acquired by state were distributed to landless tenants free of charge. उसके in case of economic or above holdings, further subdivision by alienation. Further subdivisions by alienation or partition was prohibited, especially if the resultant holding was less than the economic. ठीक है, तो बेसिकली एक सर्टेन लिमिट लगा दी गई थी, उससे ज़्यादा की सब डिवीजन वाज नॉट अलाउड. ठीक है, बिकॉज इट वाज नॉट इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर ईदर टेनेंट्स और लैंड ओनर्स. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन द ejectments ऑफ टेनेंट्स बाय द लैंड. ठीक है, अगेन अब 1959 की रिफॉर्म की तरह इस रिफॉर्म में भी रिस्ट्रिक्शंस प्लेस की गई थी ऑन ejectments ऑफ टेनेंट्स, यानी कि आप किसी टेनेंट को बाहर नहीं निकाल सकते. टेनेंट कुड ओनली बी ejected इफ यू फेल टू पे रेंट. ठीक है, देयर इज ओनली वन कंडीशन जिस अंडर विच यू कुड eject a tenant, that was if he failed to pay rent or if he used land in a manner which made it unfit. So on December 18, 1976, the government declared that the tenants and tillers of soil having less than subsistence holding will be given cultivable land and cultural waste land. It was also announced that all occupancy tenants of state land were declared owners of the land. यानी कि those tenants जिनके पास less than subsistence holdings यानी कि certain limit से कम की ज़मीन थी, they were given extra cultivable land, and it was also announced कि जो tenants सरकारी ज़मीन पे काम करें, they would become owners of that land. So under the land reform 1972, a total 1.3 million acres was resumed. Out of this, 0.9 million acres were distributed to farmers. So this land reform was also quite successful. ठीक है, a total of 1.3 million acres was resumed, और उसमें से यानी कि गवर्नमेंट ने 1.3 million acre वापस लिए, उसमें से 0.9 acres were distributed to farmers. In 1977, individual land holding was reduced to 100. ठीक है, 1977 में नए रूल्स आए, and जो upper limits थी, ठीक है, on ownership of land, they were reduced to 100 acres of irrigated land or 200 acres of non-irrigated land, equivalent to 8,000 PRUs, whichever was more. Yeah. Okay, so that was all about agriculture price policy. So I will end my lecture over here. Thank you so much.